बेंडिंग मोमेंट, बंकन आघूर्ण। बीम या दंड एक ऐसी रोड जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया सभी जगह समान हो और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर या रेक्टेंगुलर या स्क्वायर हो सकता है, वह इसकी मोटाई इसकी लंबाई की तुलना में कम हो, और जब यह बंकन की स्थिति में हो तो इसके काट क्षेत्रफल पर जो अपरूपण प्रतिबल लगता है, शियर स्ट्रेस जो लगता है, वो नगण्य हो तो इस रोड को बीम कहते हैं। अब इस बीम के एक सिरे को कस दें या दोनों सिरों को कसकर बीच में इस पे फोर्स लगाएं तो उस स्थिति में यह वक्राकार स्थिति में मुड़ जाता है और जो इसकी अक्ष होती है जिसे एन डैश द्वारा दर्शाया गया है उसे उदासीन अक्ष भी कहते हैं। इस स्थिति में इस बीम की जो लंबाई में किसी भी बीम को बहुत सारी पतली समांतर परतों से बना हुआ माना जा सकता है और प्रत्येक परत को समांतर अनुदैर्ध्य तंतुओं से बना हुआ माना जा सकता है। मीन्स जो बीम होता है उसे पैरेलल लेयर्स की जो बहुत पतली पतली स्लैब्स होती हैं उनसे बना हुआ माना जा सकता है और प्रत्येक स्लैब को भी बहुत आगे और छोटी छोटी जो है उसके वायर से जो है वो बना हुआ माना जा सकता है। जो बीम के मध्य में स्थित परत है एन डैश, उसे उदासीन परत कहते हैं। बंकन की स्थिति में उदासीन जो लेयर है उसकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात जो उदासीन परत है वह न तो कंप्रेस होती है और न ही एक्सपेंड होती है, न ही तो वह संकुचित होती है और न ही विस्तृत होती है। जब बीम में बंकन किसी बाह्य बल युग्म के कारण होता है, हम कोई बाह्य बल युग्म लगाते हैं तो बीम जो है वो मुड़ जाता है या उसमें बंकन हो जाता है, तो उस स्थिति में जो उसके जो तंतु हैं या उसकी जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनमें कुछ में तो लंबाई में उनकी वृद्धि हो जाती है और कुछ की लंबाई में जो है वो कमी हो जाती है। जैसे चित्र में देखें तो एन डैश के ऊपरी साइड जो है वो उसमें तंतुओं की लंबाई में वृद्धि हो गई है और उससे जो नीचे की तरफ के जो तंतु या लेयर्स हैं उनकी लंबाई में कमी हो गई है, अर्थात एन डैश के ऊपर की ओर जो ए बी तक की जो लेयर है उनकी लंबाई में वृद्धि होती जा रही है और एन डैश से डी सी लेयर तक जो जितनी भी परतें हैं उनकी लंबाई में जो है वो कमी होती जा रही है या वो संकुचित होती जा रही हैं। जब बीम आर्क या चाप की आकृति में मुड़ जाता है तो जो बीम का मटेरियल है उसके इलास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी है मटेरियल की या उसका जो प्रत्यास्थ गुण है उसके कारण उस पर एक रिएक्टिव टॉर्क लगता है या प्रतिक्रियात्मक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है उस बॉडी के अंदर, जो बीम को वापस पहले वाली स्थिति में लाने का प्रयास करता है। और यह आंतरिक जो इसके अंदर टॉर्क डेवलप हो गया, बल आघूर्ण उत्पन्न हो गया, इस बल युग्म के जो न्यूट्रल अक्ष है उसके प्रति जो आघूर्ण होगा उसे बंकन आघूर्ण या बेंडिंग मोमेंट कहते हैं। डायग्राम में एक मुड़ा हुआ या बंकित बीम दिखाया गया है। इसके एक एलिमेंट पी क्यू पर विचार करते हैं। जब यह बीम मुड़ा हुआ नहीं था उस स्थिति में पी क्यू की लंबाई पी डैश क्यू डैश जो है उसके इक्वल है। एक मुड़े हुए बीम को चित्र में दर्शाया गया है। इसके एक अल्पांश पी क्यू को लेते हैं। पी क्यू जो है वो उदासीन अक्ष पर स्थित है और इसका जो
वृत्ताकार चाप है या जो आर्क है उसका सेंटर O पर स्थित है और जहाँ पर यह आर्क जो है वो थीटा कोण बनाता है। और इसकी जो त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या, वो कैपिटल R है। PO या QO जो है वो कैपिटल R के इक्वल है। एक और लेयर P डैश Q डैश जो न्यूट्रल लेयर से Z दूरी पर स्थित है, जब यह बीम मुड़ा हुआ नहीं था तो उस स्थिति में P डैश Q डैश की जो वैल्यू है वो PQ के इक्वल ही होगी। बट PQ की जो स्थिति है वो इस डायग्राम से यदि हम देखें तो PQ की जो वैल्यू है वो R इंटू थीटा के इक्वल होगी। ये तो है बिफोर बेंडिंग। और आफ्टर बेंडिंग जो है P डैश Q डैश की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी R प्लस जेड इंटू थीटा। तो जो P डैश Q डैश है उसकी जो लंबाई में चेंज होगा या लंबाई में जो वृद्धि होगी वो हो जाएगी इंक्रीज इन लेंथ ऑफ P डैश Q डैश इक्वल टू P डैश Q डैश की जो फाइनल लेंथ हो गई अब मुड़ने के बाद वो हो गई R प्लस जेड इंटू थीटा। मुड़ने पहले जो इसकी लेंथ थी वो थी R थीटा, अर्थात इसको ये से कह सकते हैं L2 माइनस L1। L2 बाद की लेंथ हो गई, L1 पहले की लेंथ हो गई। इस प्रकार इसकी लंबाई में जो चेंज है वो डेल्टा L जेड इंटू थीटा के इक्वल हो गई, जिससे इसकी जो अनुदैर्ध्य विकृति होगी उसका मान हो जाएगा चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ। चेंज इन लेंथ यहाँ जेड इंटू थीटा है और इनिशियल लेंथ जो है आर इंटू थीटा है, तो यहाँ जेड बाई आर हो गई। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड है। तो जैसे जैसे न्यूट्रल एक्सिस से दूरी बढ़ती जाएगी तो स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ेगी, अर्थात जो लेयर्स हैं उनकी लेंथ में जो है वो वृद्धि होती जाएगी। न्यूट्रल एक्सिस के पास वाली लेयर की लंबाई में कम परिवर्तन होगा, वह इससे दूरी बढ़ने के साथ साथ उन लेयर की लंबाई में परिवर्तन है वो भी अधिक होता जाएगा। यंग का प्रत्यास्थ गुणांक y इक्वल टू होता है टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यहाँ से टेंसाइल स्ट्रेस की जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी y इंटू स्ट्रेन, और स्ट्रेन जो है वो है z बाई आर। मुड़े हुए बीम के क्रॉस सेक्शन को डायग्राम में दिखाया गया है। इसका जो ये सेंट्रल लाइन है वो न्यूट्रल लेयर को रिप्रेजेंट कर रही है। इससे जेड दूरी पर एक और लाइन है जो P डैश Q डैश को रिप्रेजेंट करती है, वो वाली लेयर यहाँ पर ये दर्शाई गई है। और इस पर एक स्मॉल एरिया डेल्टा A जो है वो कंसिडर किया गया है। और इस क्रॉस सेक्शन एरिया डेल्टा A पर जो प्रतिक्रियात्मक बल लग रहा है
उसकी वैल्यू है टेंसाइल स्ट्रेस इंटू एरिया से जेड वाई बाई आर इंटू डेल्टा ए, जो इक्वेशन नंबर 2 से हमें मालूम है। तो इस प्रकार ये जो डेल्टा ए एरिया है उस पे जो फोर्स की वैल्यू हो गई वो फोर्स हो गया वाई जेड बाई आर इंटू डेल्टा ए। अब यह जो फोर्स है ये न्यूट्रल जो लेयर है उससे जेड दूरी पर स्थित है या परपेंडिकुलर जेड दूरी पर स्थित है। तो इसके कारण जो न्यूट्रल अक्ष है उसके सापेक्ष या उसके रिस्पेक्ट में जो ये फोर्स लग रहा है उसका जो बल आघूर्ण होगा या बल युग्म होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी टॉर्क with respect to neutral plane, ये होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है न्यूट्रल प्लेन से फोर्स की वो जेड के इक्वल है, तो ये होगा वाई जेड बाई आर डेल्टा ए, ये तो फोर्स की वैल्यू हो गई, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो जेड है, यह वैल्यू हो जाएगी वाई जेड स्क्वेयर बाई आर इंटू डेल्टा ए। यह जो टॉर्क है ये डेल्टा ए एरिया पे लग रहा है। यदि हम पी क्यू आर एस कंप्लीट क्रॉस सेक्शन पे टॉर्क की बात करें तो जो कंप्लीट टॉर्क होगा वो ऐसे छोटे छोटे जितने भी सारे पार्ट्स एरिया पे लगाएं उन सब का टॉर्क ज्ञात कर कर ऐड कर लें तो हमें टोटल टॉर्क मिलेगा। तो इस प्रकार जो टोटल टॉर्क होगा उसकी वैल्यू जो है वो हो जाएगी G इक्वल टू समेशन ऑफ वाई जेड स्क्वेयर बाई आर डेल्टा ए। तो ये जो टॉर्क था हमने उसका समीशन कर दिया है पूरे पी क्यू आर एस पे बेंडिंग मोमेंट ज्ञात करने के लिए। तो यह जो बेंडिंग मोमेंट हुआ उसकी वैल्यू मिलेगी y बाई आर समीशन जेड डेल्टा ए। जो फोर्स लग रहे हैं उन सभी के जो आघूर्ण का योग होगा वो टोटल आघूर्ण जो बाहर से लग रहा है उसके इक्वल है। इन पी क्यू आर एस पर जो टोटल टॉर्क बाहर से लगाया गया है उसके इक्वल ही पदार्थ के प्रत्यास्थ गुण के कारण उसमें उतना ही बल आघूर्ण साम्यावस्था के लिए उत्पन्न हो जाता है, उसे ही बेंडिंग मोमेंट जी कहते हैं। इस प्रकार जो जी की वैल्यू है वो हो जाएगी वाई बाई आर समीशन जेड स्क्वेयर इंटू डेल्टा ए। समीशन जेड स्क्वेयर डेल्टा ए को IG कहते हैं। यह कहलाता है जियोमेट्रिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस प्रकार G इक्वल टू वाई बाई आर इंटू IG। यहाँ G जो है वो बेंडिंग मोमेंट है। बीम का क्रॉस सेक्शन जो है वो रेक्टेंगुलर है, आयताकार है। तो जो IG की वैल्यू होगी वो हो जाएगी जेड स्क्वेयर डी एक्स इंटू डी जेड माइनस बी बाई टू से कर बी बाई टू तक और माइनस डी बाई टू से लेकर डी बाई टू तक। बीम है ये वाली दिशा जो है वो y हो गई, दैट इज इसकी लेंथ l हो गई। ये जो दिशा है जिसको हाइट कह रहे हैं ये d हो गई। तो इसकी जो सेंटर यदि माने तो यहाँ से लेकर इसका जो है वो d बाई टू पॉइंट होगा और ऊपर वाला जो पॉइंट है वो प्लस d बाई टू होगा। और ये जो है हमने z माना है, इसको इस डायरेक्शन को z माना है, इसलिए z की जो लिमिट है वो ये हो गई।
और इस डायरेक्शन को जो है वो एक्स के रूप में लिया गया है, और इसकी जो मोटाई है वो बी के इक्वल है, तो जिससे ये एक सिरा जो इसका है वो -b/2 हो जाएगा, और दूसरा जो है इसका +b/2 हो जाएगा, और इस डायरेक्शन को जो है वो x के रूप में माना गया है। इसको सोल्व करें तो IG की जो वैल्यू मिल जाती है वो होगी BD³/12। यहाँ B जो है वो विड्थ है बीम के लिए, और ये x के अलोंग है, और जो D है वो हाइट है, और ये जो है वो ZX के लिए है, जिससे जो G की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी YBD³/12R। जब बीम का क्रॉस सेक्शन जो है वो वृत्ताकार हो, सर्कुलर हो, वह उसकी रेडियस स्मॉल r हो, तो उसके लिए IG की वैल्यू जो है वो होगी πr4/4। इससे बेंडिंग मोमेंट G की जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी y πr4/4r।